नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। 7 दिन पहले विपक्षी दलों ने एक बड़ी मीटिंग की बेंगलुरु में और वहां पर अपना एक गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने इंडिया। और जब ये इंडिया नाम सामने आया तो कहा गया कि परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई में ये विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है जिसकी काट ढूंढना सत्ता पक्ष के लिए, खासकर बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। कहा गया कि आखिर बीजेपी इसका विरोध कैसे करेगी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंडिया नाम को लेकर एनडीए के लिए जब एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया तो आज दिल्ली में बीजेपी के एक संसदीय दल की बैठक हुई और उस बैठक में फिर वहां पर हर सदस्य के कान में इंडिया के राजनीतिक विरोध का मंत्र फूंक दिया गया। वो मंत्र क्या आपको बताएंगे। बीजेपी को आज ये पता चल गया कि विरोधी एकता के इंडिया नाम को कैसे कटघरे में खड़ा करना है। मीटिंग के 6 मंत्र जिनसे अपोजिशन विरोध की प्रोग्रामिंग कैसे की गई, जरा आप ये देखिए। ये आपके सामने आ गए वो मंत्र। देखिए, ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। यह पहला मंत्र। विपक्ष का काम सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, इंडिया नाम से कुछ नहीं होता। ऐसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। ये 6 मंत्र का ये सॉफ्टवेयर नेताओं के हार्डवेयर में ऐसा अपलोड हुआ कि मीटिंग के बाद जो भी निकला फिर बिना गलती के इन 6 कीवर्ड्स को दोहराने लगा। सुनिए। किसने स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने। किसने स्थापना की? इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम अंग्रेज ने। आतंकवादी ने क्या सा नाम दिया? इंडियन मुजाहिदीन। दूसरे ने क्या कहा? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इंडिया के नाम से लोग यहाँ पर घुसे, वो ईस्ट इंडियन कंपनी हो या आतंकवादी का रूप हो या जिसने भी ये फर्म के साथ इंडिया जोड़ा, उसने यहाँ पर आघात किया, घात किया, छल किया, लूटा। देश को खंडित करने के लिए जो एक आतंकवादी संगठन पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन नाम से वो बना, ये भी सबको मालूम है। इसी देश के अंदर, इसी देश में अराजकता फैलाने वाली कंट्री पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इंडिया का उपयोग किया है। इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन, उसको इंडियन लगाना ज़रूरी था। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको इंडिया शब्द लगाना ज़रूरी था। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेज़ों ने किया, एओ ह्यूम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को, तो वो भी अपने को इंडिया करते। तो ये आपने बीजेपी के सांसदों को सुना। देखिए, भौतिक विज्ञान के सूत्र के मुताबिक इस एक्शन पर रिएक्शन होना ही था और हुआ भी, लेकिन अपने जवाब में विपक्ष काफी सतर्क दिखा। विरोधी गठबंधन इंडिया की तुलना आतंकी संगठन और भारत को गुलाम बनाने वाली कंपनी से करने पर आक्रामक नहीं हुआ। उसने बात को गलत बताया, लेकिन मणिपुर को सीन से आउट नहीं होने दिया। विपक्ष का मानना है कि इंडिया की गलत तुलना मणिपुर पर घिरी सरकार का बचाव हो सकती है। राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखाते हैं और फिर सुनिए उनके ट्वीट को और देखिए तो अब आपको बात समझ में आएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आप हमें चाहे जो कहिए। उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया, हम आपको हिंदी में उसका तर्जुमा बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, आप हमें चाहे जो कहिए मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर के लोगों की मदद करते रहेंगे और हर औरत और बच्चे के आंसू को पोंछते रहेंगे। हम उन लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में इंडिया के आइडिया का पुनर्निर्माण करेंगे। राजनीति के कुछ जानकार मानते हैं कि इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और पीएफआई से करना बीजेपी के वोट बैंक को सूट करता है, जबकि ऐसे शब्द एक लोकतंत्र में संवाद की गरिमा के खिलाफ है। तो राहुल गांधी के ट्वीट पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने क्या लिखा, अब आप ये भी देखिए। उन्होंने लिखा, मिस्टर गांधी, ये पक्षपात ही वास्तव में इंडिया की समस्या है। केवल मणिपुर के खिलाफ बोले और दूसरों के लिए बोलने वालों को दंडित करें। भारत में हमारी निष्ठा प्रत्येक नागरिक के प्रति है, चाहे वो मणिपुर हो या राजस्थान या पश्चिम बंगाल या असम। भारत जीतेगा, भारत को जीतना है। तो देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी रिएक्शन है, उनका रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अपराजिता सारंगी हैं, आप बीजेपी से हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस से। प्रोफेसर पुष्पेश पंत को आप देख पा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जयराज पंड्या भी हैं, आप प्रबंधक हैं PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में अपराजिता जी आपसे करूंगा। अपराजिता जी, क्या हम वाकई विपक्ष की तुलना पीएफआई
इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन से कर सकते हैं? सीधा सवाल। आप सबको मेरा नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी और उस मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सब ने सुना और उन्होंने जो बातें कही मुझे लगता है वह सब 100% सही है। देखिए, हम सब का क्या काम है? हम सब का काम है एक अच्छी दिशा में, सही दिशा में देश के 140 करोड़ जनता को साथ लेकर चलना, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में अपना ब्लूप्रिंट रखा। उन्होंने कहा कि हम एक समय 2014 से 2019 के बीच 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और आज के दिन हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और आगामी दिनों में 2024 से 2029 के बीच हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं एक, और इस दिशा में हम सबको मिलकर काम करना है। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ कही कि हम सब का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि 2047 तक हम विकसित देश हो जाएं, विकसित देशों की तालिका में हमारी भी गिनती हो। ये जो दो लक्ष्य उन्होंने हम सब के समक्ष रखे, मुझे लगता है नहीं, अपराजिता जी, कौन नहीं चाहता कि देश तीसरी क्या पहली अर्थव्यवस्था बने, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा हम कार्यक्रम की शुरुआत में दिखा चुके हैं। देश ये जानना चाहता है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने वो कहा क्या वो उचित है या नहीं। बस इतना सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं बताना चाहती हूं कि इस विकास यात्रा में जो लोग अवरोधक हैं, निश्चित तौर पर वो हमारे समर्थक नहीं हैं। हमारे समर्थक मतलब विकास के समर्थक नहीं हैं। तो इस बात को स्पष्टता के साथ मैं कह दूं, जहां तक इनका सवाल है, इंडिया का सवाल है, 26 दलों का सवाल है। देखिए, अभी भी विकास यात्रा में बाधक है। विकास यात्रा में बाधक हैं, ठीक है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं आपकी बात फिर आता हूं, अपराजिता जी आता हूं। आपको एक लंबा समय दिया मैंने, मैं भी और समय दूंगा आपको। लेकिन जो आपके साथ नहीं, वो आपके अवरोधक हैं। लेकिन क्या वो आतंकवादी हैं? अजय उपाध्याय, कांग्रेस की तुलना या विपक्षी इंडिया की तुलना, विपक्षी दलों के गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से, पीएफआई से, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को या भाजपा के लोगों को जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया से समस्या हो सकती है, और इसके ऐतिहासिक कारण है। मान लीजिए, इनकी समस्या पहले देश की स्वतंत्रता आंदोलन से थी, भारत छोड़ो आंदोलन से थी, या अब देश के तिरंगे से रही है, या देश के अब संविधान बदलने की बात बार बार आती है उससे रही है, देश के गरीब गुरबा से, आदिवासी किसान मजदूर से भी है, ये मैं समझ गया। लेकिन नकारात्मकता का क्या प्रधानमंत्री जी का ये स्तर हो जाएगा कि आप इतना नकारात्मक हो जाएंगे कि इंडिया शब्द से ही आपको नफरत हो जाए? मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। और इस तरह से अपमान करेंगे भारत एज ए शब्द का, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं से भी न्यायोचित है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी बहन ने कहा विकास की बात, विकास का सच सबको पता है। विकास क्या हुआ है इस देश में? विकास की बात करेंगे, विकास पर आएंगे। बेरोजगारी का विकास हुआ है, नहीं अजय जी, अभी मुद्दा विकास हुआ है, मुद्दा विकास है ही नहीं। अभी तो दिशा की बात है, दिशाहीन विपक्ष की बात है और सरकार की दिशा की बात है। मैं आता हूं आपके पास, आता हूं। आपको आश्चर्य है, प्रोफेसर पुष्पेश चंद्रपंत जी के पास जाएंगे। प्रोफेसर पुष्पेश जी, देखिए, इनको आश्चर्य है और वो उनके अवरोधक हैं, उनके समर्थक नहीं है तो अवरोधक है। आपने दोनों पक्ष को सुन लिया। आप लंबे समय से इस देश की राजनीति को देखते हैं, हम सब में इस पैनल में सबसे सीनियर हैं सर आप। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मुझे लगता है कि मुझे बहुत निराशा हुई प्रधानमंत्री के भाषण से। मुझे लगता था कि अंत में जब वो मुखर होंगे तो मणिपुर के बारे में कुछ बोलेंगे। दिशाहीन विपक्ष की बात वो करें, वो उनका अधिकार है, मगर दिशाहीन सरकार की बात को लेकर जब सारा देश परेशान है, ज्वलंत समस्या मणिपुर की है, तो वो बात करें विकास की, अपनी उपलब्धियों की जो निर्विवाद हैं, जिनके बारे में बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री से उस नेतृत्व की जो उन्होंने अन्यत्र दर्शाया है राजनीति में और विकास कार्यक्रमों में। क्यों वो मणिपुर के मामले में निष्क्रिय हैं? आज भी इसी कारण स्थगन करना पड़ा राज्यसभा को, लोकसभा को। और मुझे लगता है, मुझे बड़ा विचित्र लगता है जब पीठासीन अधिकारी राज्यसभा में एक माननीय सदस्य कहते हैं, आप युवा हैं, आप वरिष्ठ सदस्य से सलाह लीजिए, और वो युवा प्रखर सदस्य उनसे कहता है
कि हमारे संविधान में युवा सदस्य में और वरिष्ठ सदस्य में कोई अंतर नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं वो खारिज कर दिया जाता है। मुझे लगता है दुर्भाग्य प्रधानमंत्री का ये है कि उनकी रक्षा के लिए जो उनसे ज्यादा उत्साही लोग हैं वो उनकी छवि को मलिन होने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से आज देश को उम्मीद ये थी कि जब वो बोलेंगे तो संसदीय दल के अपनी पार्टी के लोगों को ये संबोधित नहीं करेंगे, कम से कम उनको नया गुरु मंत्र हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देने के बदले शायद मणिपुर के बारे में कुछ बतलाएंगे। चलिए मैं इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं। डॉक्टर जयराज पांड्या हैं, प्रबंधक हैं PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के, सर उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आप लोग बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। डॉक्टर जयराज, किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष किसी भी मांग को, एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर अगर अड़ा है तो क्या उसे दिशाहीन विपक्ष कहना चाहिए? क्या उसे वो दिशाहीन विपक्ष है? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नहीं हूं तो आप अच्छा, कोई बात नहीं सर, फिर हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन आई होगी। जयराज पांड्या जी। जी। और जब आपने पार्लियामेंट की बात की तो मैं आपके संज्ञान में और आपके सभी दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 1952 में जब प्रथम लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ था, तब से लेके लगभग 1991 तक पार्लियामेंट का जो शेड्यूल टाइम होता है, जिसका मतलब है कि जितने दिन पार्लियामेंट को बैठना है और हर दिन उनको जितने घंटे काम करना है, लगभग 100% या उससे ज्यादा हर साल उन्होंने काम किया हुआ। तो 1991 तक तो ये ट्रेंड कंसिस्टेंट रहा था। 1991 के बाद ट्रेंड में ये आया है कि उसके बाद वो आंकड़ा कम हुआ है कई सालों में। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कई साल नंबर ऊपर नहीं आया है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे कि हम नजदीकी रिसेंट पास्ट की बात करें तो 2019 और 2020 की बात करें तो 2019 में सदन ने 125% अपने समय का काम किया था और 2020 में 100% काम किया था। जबकि अगर हम इस साल अभी तक का जो आंकड़ा हमारा देखें कि जो अप्रैल में जो बजट सेशन खत्म हुआ, अगर उस समय तक जो कार्यकाल हुआ है सदन का, तो उसमें केवल 33% समय का उपयोग हुआ है और काम हुआ है, बाकी टाइम डिसरप्ट हुआ है। तो एक तरीके से ये पूरे देश की जो जनता है जो अपने जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजती है, तो ये एक तरीके से सबका लॉस है, बिकॉज ये सारे जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि ये समय जो पार्लियामेंट का है उसको अपने जनता के मसलों के लिए उठाया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि आज सदन में 6 बजे तक लोकसभा चला और आपने देखा कि चला, और जबकि प्रश्नकाल होता है, 0 आवर होता है, तो इनमें एमपीज, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विपक्ष के एमपी होते हैं, जो शासक दल के एमपी होते हैं, सभी को अपने मसले उठाने का समय मिलता है। तो जब डिसरप्शंस होते हैं ये लॉस सभी सांसदों का होता है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, जयराज जी आपने जो बात कही है एक बार हम दिखा देते हैं, एक बार हम जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। सरकार चर्चा करना चाहती है लेकिन विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के स्टेटमेंट पर अड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को रोक रहा है, लेकिन आरोप लगाने वालों के दामन पर भी हंगामे का शोर है। कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार में 2004 से 2009 तक लोकसभा का प्रोडक्टिविटी रेट 87% 87% था। वही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए 1 सरकार में 2014 से 2019 तक लोकसभा का प्रोडक्टिविटी रेट 83% था, जो यूपीए 1 से 4% कम था। अब अगर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए 2 सरकार में 2009 से 2014 के दौरान पार्लियामेंट का प्रोडक्टिविटी रेट देखें तो वो मात्र 63% था, जबकि एनडीए 2 के शासनकाल में 2019 से 2022 तक लोकसभा का प्रोडक्टिविटी रेट 132% है पिछले 3 सालों का। आंकड़े बताते हैं कि यूपीए 2 में बीजेपी की अगुवाई वाले विरोधी दलों के हंगामे की वजह से संसद की प्रोडक्टिविटी कम रही, जबकि एनडीए पार्ट 2 में प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड स्तर पर है। तो यहां पर अपराजिता जी एक सवाल तो ये आंकड़े भी पूछते हैं, और वो ये पूछते हैं कि हंगामा जब आप विपक्ष में तो आपने भी कम नहीं किया, आप जिसको दिशाहीन विपक्ष बता रहे हैं, ऐसा ही जब आप विपक्ष में थे तो आपने भी बहुत हंगामा किया और आपके हंगामे की वजह से भी संसद के सत्र बाधित हुए। देखिए, मैं वर्तमान की बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। मैं लोकसभा की सांसद हूं। आज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को उपस्थापित किया गया और इस पर चर्चा आरंभ हुई। मुझे भी चर्चा में भाग लेने का मौका मिला और हम चाहते थे कि विपक्षी दलों के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित हों और अपने विचार रखें, लेकिन इतना शोरगुल उन्होंने किया, उन्होंने बाधित करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने बिल पास किया। हम चाहते हैं चर्चा हो, हम चाहते हैं कि वे भी अपना मत रखें
और कल ज़रूर ये लोग बोलेंगे कि हमें ये बिल पास हो गया लेकिन हमें मत रखने का अवसर नहीं मिला, यह बिल्कुल निराधार, ये बिल्कुल आधारहीन है, भित्तिहीन है। देखिए ऐसा है कि 31 नहीं, लेकिन एक अंतर है। देखिए आप जो कह रही हैं आप पराजिता जी, क्योंकि आप उसी हाउस के मेंबर हैं, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। जो काम यूपीए 2 में एनडीए 1 ने किया, जो काम यूपीए 2 में आपने किया, वही एनडीए 2 में विपक्ष कर रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी फिर भी आपकी बहुत ज्यादा है, लगभग 2 गुनी है उनसे। तो फिर दिक्कत कहां पे आ रही है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि निश्चित तौर पर विपक्षी दलों के लोग दिशा शून्य और विचार शून्य हैं? कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर कैसे? 5 पॉइंट में प्लीज बताइए कि विपक्षी दल दिशा शून्य क्यों है? आप मेरी बात सुने। दिशाहीन विपक्ष कैसे? मुझे बोलने तो दें आप। अच्छा बोलिए। दिशा शून्य शब्द का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज किया, इसलिए मैंने वो कहा। दिशा शून्य और विचार शून्य उन्होंने कहा, मैं दोहराना चाहूँगी 2 शब्द। देखिए ऐसा है कि बात कहाँ से शुरू हुई? बात हुई कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि मणिपुर पर चर्चा होगी, और तत्क्षणात उस समय हमारी सरकार ने कहा कि हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लगातार 20 तारीख से कह रहे हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं। हमारे गृह मंत्री जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, चलिए बातचीत शुरू की जाए। अरे जो विभागीय मंत्री हैं वो डिस्कशन इनिशिएट करते हैं, यही परंपरा है, यही पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। और इस बात को जो विपक्षी दल नहीं मैम, ये तो पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर गतिरोध है, और आप कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री संसद में आके बयान नहीं देंगे तब तक हम संसद नहीं चलने देंगे, तब तक वो हंगामा करेंगे। वो तो है, लेकिन एक बार जरा मैम ये दिखा देते हैं, अपराजिता जी, हम ये दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि आज एक तो हमने दिखाया कि बीजेपी की जो संसदीय दल की मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ, लेकिन जो इंडिया है, विपक्षी दलों का गठबंधन, जब वो मिले आज मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामे के बीच, विपक्ष और सरकार दोनों अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। इंडिया की मीटिंग की बड़ी बातें क्या निकल कर आ रही हैं? 3 बड़ी बातें। पहली, पीएम मणिपुर पर संसद में बयान दे। दूसरा, एक प्रतिनिधिमंडल इंडिया का मणिपुर जाए, और वो जाएगा। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यह भी यहां पर एक बड़ा, यहां इंडिया की मीटिंग में एक बड़ा पॉइंट निकल कर आया। और मैं यही लेकर अजय उपाध्याय आपके पास आता हूं। अच्छा, एनडीए की भी हम बड़ी बातें दिखा देते हैं, फिर अजय उपाध्याय आपके पास आते हैं। एनडीए की, बीजेपी की मीटिंग की बड़ी बातें, एनडीए नहीं बीजेपी। विपक्ष के इंडिया नैरेटिव की काट इसमें ढूंढी गई। सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेगी, यह बड़ी बात हुई इस मीटिंग में। और मणिपुर पर विपक्ष की प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को लेकर जो मांग है उसको सीधे खारिज किया गया इस मीटिंग में। लेकिन मैं अजय उपाध्याय आपके पास आता हूं। अजय उपाध्याय, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं आप लोग? गौरव जी, पहली बात तो मणिपुर के इशू पर प्रधानमंत्री जी को क्या वक्तव्य देना चाहिए नहीं, आपके दर्शक और इस देश की जनता इस पर प्रश्न बार बार करेगी, क्योंकि इंडिया शब्द से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या मणिपुर शब्द से भी उनको समस्या है? मणिपुर में जो चीज़ें हो रही है, क्या उस पर प्रधानमंत्री जी लोकसभा में आकर के, राज्यसभा में आकर, संसद में आकर के क्या कुछ वक्तव्य? लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं। नहीं, आप बोलिए अजय उपाध्याय जी, आप बोलिए, मैं आपको रोकूंगा। हम यही चाहते हैं, आप बोलिए, मेरा सवाल सुनिए। यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री के बोलने और अमित शाह जो कि गृह मंत्री है उनके बोलने से क्या बदल जाए? अंतर देखिए, अंतर बताइए। गृह मंत्री जी को ही प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुन लिया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये लोग क्यों इतना इतराते हैं? प्रधानमंत्री जी को ही हर जगह क्यों आगे करते हैं जहां जीत होती है, जहां उत्तरदायित्व तो लेना होता है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी वहां प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हो जाएंगे? क्या उनकी कोई जिम्मेवारी इस देश के लिए नहीं है? प्रधानमंत्री ही संसद में इनके नेता है ना। संसद में गृह मंत्री के बयान की कोई वैल्यू नहीं है। गृह मंत्री नेता है तो हम गृह मंत्री से बात करेंगे। गृह मंत्री तो कई बार गए वहां, लेकिन हुआ क्या हाल? प्रधानमंत्री जी 26 सेकेंड सिर्फ बात की है, और भी बाहर पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में आकर के यदि वो चर्चा करेंगे उसके बाद विपक्ष का भी चर्चा होगा। हम तो यही चाहते हैं, और ये क्या अन्यायपूर्ण मांग है? 267 के तहत यदि पार्लियामेंट के दोनों सदन हम चाहते हैं कि बहस हो जिसमें कम से कम उत्तरदायित्व तय हो, ये क्या बुरा बात है? देश देखिए गौरव जी, आपके दर्शक जान रहे हैं, देश अभी भी आपने सवाल का जवाब नहीं दे पाए। नहीं, अजय उपाध्याय आपने सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अजय उपाध्याय, मेरा सवाल सुन लीजिए। जब भी संसद में किसी भी सवाल को पूछा जाता है तो संबंधित मंत्रालय का मंत्री जवाब देता है, हाँ या ना? एकदम देता है ना? सुनिए तो एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। फिर मणिपुर में अगर हिंसा के लेकर अगर आप यहां पर सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब किसको देना चाहिए? वो लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर आता है? सुनिए,
देखिए, पार्लियामेंट की जब बात आएगी तो जवाब ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये पार्लियामेंट में डिस्कशन की बात हो रही है। और अभी 267 जो नियम है जिस पर ऑलरेडी विपक्ष का ये अधिकार बनता है कि वो देता है ज्वलंत मुद्दा पर, और उस पर बहस होती है। बहस में प्रधानमंत्री जी की शुरुआत होगी, विपक्ष के नेता बोलेंगे, फिर उसका जवाब प्रधानमंत्री जी देंगे। हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये देश से सबसे बड़ा आज के डेट में, ये बताइए ना, भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कभी? फिर से अपने सवाल पे अड़ा हुआ हूं, मैं कभी ऐसा आपने देखा निर्वस्त्र महिलाओं को लेकर के इतना बड़ा झुंड जो है घूम रहा हो? अच्छा, मैं देश के शस्त्रास्त्र से 4000 से ज्यादा जो है शस्त्र लूट लिए गए हों। अजय जी, देश में 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। एक सवाल सुन लीजिए, मैं अभी भी पूछ रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री बोलेंगे तो क्या बदल जाएगा? है ना, अंतर है। बताइए, प्रधानमंत्री जी यदि बोलेंगे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जो 267 के तहत बहस होगी, उस बहस का संवैधानिक अर्थ होगा। प्रधानमंत्री जी उस जो बात रखेंगे उस बात पर वो आगे कायम रहेंगे। मणिपुर में समस्याएं जो हैं, उस समस्याओं के समाधान के लिए कम से कम प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार जिम्मेवार होगी। यदि गृह मंत्री से सिर्फ प्रश्न उत्तर किया जा सकता है, गृह मंत्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते तो आज ये हाल नहीं होती। रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनको तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्री को। गृह मंत्री का क्या नैतिकता कुछ बची है उनमें? आप मेरे जवाब के आसपास नहीं आ पा रहे हैं जो बात है। इस तरह का हिंसा कर रहे हैं वैल्यू की, तो महिलाओं की बात सरियाम वैल्यू नहीं घुमाया जा रहा। आप मेरे जवाब के आसपास भी नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं आ पा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूं, आपने जिस 267 का जिक्र किया, संसद की प्रक्रिया है। सुनिए अजय उपाध्याय, आपने जिस 267 का जिक्र किया ना, तो 267 क्या है एक बार वो भी तो जाने हमारे दर्शक। मैं दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं 267 क्या है, जरा देखिए। मणिपुर पर चर्चा के बीच आप इन दिनों नियम 267 और नियम 176 की चर्चा खूब सुन रहे होंगे। ऐसे में हमारे दर्शकों के लिए जानना यह भी जरूरी है कि ये दोनों नियम क्या हैं। तो संसद में बहस और चर्चा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, तो सरकार नियम 176 के तहत चर्चा चाहती है। यहां सबसे अहम बात यह है कि नियम 267 के तहत चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाती है, जबकि नियम 176 के तहत चर्चा के बाद वोटिंग नहीं होती, और वोटिंग का समय और वो चर्चा का समय भी करीब 2.5 घंटे का है, जबकि 267 के समय पूरे दिन चर्चा हो सकती है। अगर वोटिंग हुई और सदन का बहुमत सत्ता पक्ष के खिलाफ गया तो यह स्थिति सरकार के लिए खतरनाक हो सकती है। स्थिति संसद में वोटिंग की सूरत में राजनीतिक दल व्हिप भी जारी करते हैं, और अगर कोई सांसद व्हिप के खिलाफ गया तो यह उसकी सदस्यता के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो यह यहां पर 267 क्यों करवाना चाहता है विपक्ष और सरकार क्यों 176 के तहत चाहती है, आप इनसे समझ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी जयराज पांड्या साहब आपसे सवाल देना चाहूंगा, ये जो 267 और 176 है, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर चर्चा 267 के तहत हो या 176 के तहत? जैसे गौरव जी आपने दिखाया अपने विजुअल में, वोटिंग का प्रावधान है जो फर्क है दोनों में। 267 के अंतर्गत वोटिंग होती है, जबकि 176 के अंतर्गत उसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं रहता। तो उससे क्या होगा अगर तो वोटिंग? फर्क यही है कि चर्चा दोनों रूल्स के अंतर्गत अगर चर्चा होनी है तो चर्चा का समय, जैसे आपने वो भी कवर किया, तो चर्चा तो हो ही सकती है। मेन डिफरेंस यही है कि जबकि 267 में चर्चा के बाद वोटिंग पे वो रखा जाता है, जबकि 176 में वो वोटिंग वाला जो पोर्शन है वो नहीं रहता। ठीक है, पुष्पेश सर आप कैसे देखते हैं ये 267 और 176 का जो गुड़ा भाग चल रहा है, ये क्या है? देखिए, कुछ बातें और बिल्कुल स्पष्ट करनी जरूरी है। आज संसद में जो बहस हुई है उसमें चिदम्बरम साहब की और धनखड़ साहब की जो नोकझोंक राज्यसभा में हुई थी, उससे भी चीज स्पष्ट हुई है कि 276 को प्राथमिकता देनी पड़ती है। जब ये प्रावधान है तो सारी चीजें छोड़कर इस पर चर्चा होगी। और जो पांड्या साहब कह रहे थे वोटिंग की सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है कि चर्चा का समय कितना होगा। तो पहले तो इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना होगा कि प्राथमिकता किसी और भी ज्वलंत समस्या पर किसी भी और रूल के अंतर्गत होने से इस प्रावधान में पहले होगी, उसका समय अधिक दीर्घ होगा, उसके अंत में वोटिंग होगी। और मुझे लगता है कि ये जनतंत्र में नाजायज मांग विपक्ष की नहीं है कि ऐसे प्रावधान में बहस या चर्चा हो जिसका सूत्रपात प्रधानमंत्री करें और जिसका समापन प्रधानमंत्री करें। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम भारतीय जनतंत्र में आस्था रखते हैं, मगर हम अपने प्रधानमंत्री को, अब मिस्टर इंडिया कहना तो बड़ा विचित्र होगा, आज इंडिया शब्द ही कलंकित है, कि जो अदृश्य रहेगा, जो सब अपनी करामातों से समाधान सुझा देगा मगर रहेगा अदृश्य। तो ये समस्या मेरे ख्याल में भारतीय जनतंत्र के लिए बहुत
हितकारी नहीं है। अपराजिता जी, अब आप देखिए यहाँ पर 267 विपक्ष चाहता है, क्योंकि वो उसको मालूम है कि इसमें समय लगेगा और इसमें काफी देर लगेगी बहस के लिए, और आप लोगों को उसमें फिर शामिल होना पड़ेगा। क्या यही वो कारण है जिसकी वजह से 267 के तहत आप बहस नहीं कराना चाहते, क्या ताकि वोटिंग ना हो पाए, उनको इतना समय ना मिले? बड़ी बात है कि बहस हो, चर्चा हो। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी बजट अधिवेशन की बात। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में कुछ बोल रहे थे, अर्थव्यवस्था के पक्ष में कुछ बोल रहे थे, और इन लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया, चिल्लाए कि भाई वित्त मंत्री क्यों नहीं बोल रही है, विभागीय मंत्री को प्रधानमंत्री बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। उस समय इन्होंने ऐसा डिमांड रखा था, और अभी देखिए डिमांड क्या है। इसलिए कहा जा रहा है कि विचार शून्य है, तर्क शून्य है। दो शब्द अंग्रेजी में है जो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी, लॉजिकल एंड रैशनल। लॉजिकल भी डिमांड होना चाहिए और रैशनल भी डिमांड होना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री विभागीय मंत्री हैं, चर्चा की सूत्रपात तो करें, और उसके बाद क्या होगा। इनकी तरफ से जितने भी प्रश्न आएंगे, सरकार पूरे साहस के साथ खड़ी है और सरकार हर एक प्रश्न का जवाब देना चाहती है। जितने भी शंकाएं हैं उनका समाधान करना चाहती है। तो बात तो शुरू हो। नहीं तो अभी समाधान कर दीजिए ना अपराजिता जी, प्रधानमंत्री बयान दे दें, सारे समाधान, सारी शंका खत्म। लोग चर्चा से भाग रहे हैं, ये लोग चर्चा से भाग रहे। देखिए, कभी भी किसी भी विषय वस्तु को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री सूत्रपात नहीं करते हैं। अच्छा, इन्हें सूत्रपात नहीं करना है। हो सकता है ये अंत में बोले, हो सकता है, सूत्रपात तो विभागीय। देखिए अजय जी, वो तो कह रही हैं हो सकता है प्रधानमंत्री अंत में बोले, तब भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है। बार कहूंगी अपराजिता जी, सांसद होते हुए भी यदि इस तरह से तार्किक बात कर रही हैं तो दो चीजें हैं, या तो उनको समझ नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो समझदार प्रवक्ता है, और समझते हुए कई बार वो समझना नहीं चाहती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को इन प्रकार इनको बचाना है। मणिपुर चाहे जल जाए, मणिपुर में चाहे महिलाएं निर्वस्त्र हो जाए, पूरा देश पर एक तरह से काला धब्बा हो जाए, शर्मसार हो, लेकिन इनको सिर्फ प्रधानमंत्री जी को बचाना है। मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री जी 267 के तहत यदि आकर के अपनी बात रखेंगे, जब वो बात रखेंगे उसी पर चर्चा होगी, चर्चा थोड़ी विस्तृत होगी, क्योंकि सभी दलों के लोग और सभी पार्टियों के लोग उसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि उसमें टाइमिंग का थोड़ा फैक्टर हो जाएगा। तीसरी बात, लास्ट में फिर प्रधानमंत्री जी उसका क्लैरिफिकेशन देंगे, और अंत में जो है वोटिंग यदि होती है तो वोटिंग में तो भाई आपको पूरा बहुमत है, आप क्यों इतना डर रहे हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं। डर और घबराहट ऐसी है कि इंडिया शब्द को ही अब अपमानित कर रहे हैं और इस तरह की नकारात्मक राजनीति को फैला रहे हैं। मणिपुर के मुद्दों को दूसरे राज्यों के मुद्दों से जोड़ने क्या आप लोगों ने ये तय कर लिया जाए उपाध्याय कि प्रधानमंत्री भी है, चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक भी है। अजय उपाध्याय, क्या आप लोगों ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री की बयान की मांग पर अड़े रहेंगे, देखिए, और मणिपुर से अलग नहीं हटेंगे? देखिए, ये सच्चाई है। आज देश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा अभी क्या है? क्या मणिपुर मुद्दा नहीं है, जहां 60,000 लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए, निर्वस्त्र महिलाओं को सरेआम घुमाया जाता रहा, और 4,000 से ज्यादा जो है अस्त्र शस्त्र लूट लिए गए, और एक प्रधानमंत्री से लेकर और गृह मंत्री से लेकर और देश का एक शासन प्रशासन कोई शब्द नहीं बोल पाया। वहां का जो मुख्यमंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एक बॉर्डरिंग स्टेट है, ये सिर्फ मणिपुर का मुद्दा नहीं है, आंतरिक देश के सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। और एक समाज जिस तरह से बांटने का, जिस देश के अंदर एक राज्य जिस तरह बांटने का प्रयास है, इसकी रिपरकशन कहां हो सकते हैं आप समझ रहे हैं। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों इसमें कहीं ना कहीं खतरे में है। देखिए प्रधानमंत्री जी यदि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी बात करने को तैयार नहीं है, मौन धारण कर लिए हैं, यहाँ पर विपक्ष को दिशाहीन कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष एक ही दिशा में साफ दिख रहा है, या तो प्रधानमंत्री का बयान, या फिर 267 के तहत चर्चा, या फिर वहां पर साफ साफ वो कह रहे हैं कि हम इससे कम पे नहीं मानेंगे, मणिपुर पर चर्चा। इनकी तो दिशा साफ दिख रही है सर। तो दिशाहीन तो नहीं कह सकते ना आप इसे, फिर ना आप इन्हें दिशाहीन कह सकते हैं ना गतिहीन कह सकते हैं। और मेरे ख्याल में शुरू में ये बात तय हो जानी चाहिए कि विपक्ष यदि दिशाहीन भी है, पथभ्रष्ट भी है, तो अपने दल के सदस्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री से जो गुरुमंत्र लेना हो लें, मगर बाकी सारे लोग देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। मुझे लगता है जब सुविधा हो तब आपको अंग्रेजी शब्द लॉजिकल, रैशनल भी रास आते हैं, वरना इंडिया भी आपको बहुत हिचकिचाहट देता है। मेड इन इंडिया हो, जीतेगा इंडिया हो, टीम इंडिया हो, राइजिंग इंडिया हो, सर्जेंट इंडिया हो, शाइनिंग इंडिया हो,
ये सारी बातें मुझे विचित्र लगती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मगर मेरे ख्याल में मणिपुर की समस्या को छोड़कर किसी और बहस में उलझाने का प्रयास करना बहुत ही बचकाना और एक तरह से शरारतपूर्ण है। ठीक, एक और मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ सवाल। जयराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जयराज, जब भी संसद सत्र शुरू होता है और जब संसद सत्र किसी इसी तरह के हंगामे की वजह से बाधित होता है, तब उसकी गणना पर घंटे पैसे से की जाती है कि संसद सत्र का हर मिनट का, हर घंटे का चलने वाला खर्च इतना लाख, इतना करोड़ रुपए है। क्या हम किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह की गणना कर सकते हैं? क्या यह जायज है किसी भी पार्टी के लिए? मैं नहीं कह रहा कि अभी 2014 के पहले भी ये गणनाएं होती थी, तो क्या ये गणना सही है? देखिए गौरव जी, फिगर्स नोशनल तरीके से कैलकुलेट करे, जैसे मैंने अपने शुरुआती जो मैंने कहा उसमें भी मैंने इसको काउंट किया था कि इवेंचुअली जो लूज आउट करता है वो जनता लूज आउट करती है। जनता के मसले जनप्रतिनिधि जब प्रश्नकाल में या अगर जो 0 आवर होता है उसमें रेज करने के लिए जब रेज करते हैं, तब उनको इसका अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसका अवसर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो इन मसलों को रेज नहीं कर पाते। एक और चीज मैं आपके और आपके सारे दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहूंगा, वो ये है कि इसी सदन में आज से 22 वर्ष पूर्व 2001 में एक चर्चा हुई थी, एक पूरे दिन की चर्चा हुई थी कि किस तरह से, क्योंकि उस समय जो सांसद थे उनको भी लगा कि पिछले 10 वर्षों में 1991 से 2001 के बीच किस तरह से संसद का जो काम है वो पहले जितना और होता था उतना नहीं हो रहा है। तो उसको देखने के लिए उन्होंने एक पूरे दिन का लंबा सेशन हुआ था, जिसमें वाजपेयी जी से लेके, सोनिया गांधी जी से लेके, प्रणब मुखर्जी से लेके सब उस सेशन में उन्होंने भाग लिया था और अपने अपने सुझाव दिए थे। तो उनमें एक काफी सारे जो सुझाव थे उसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव ये था कि जितने नंबर ऑफ डेज, जितने दिन संसद अपना कार्य करती है वो देश में ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम वो नंबर ऑफ डेज उतने करें कि संसद में चर्चा के लिए उपयुक्त समय हो? जैसे अभी पुष्पेश जी भी बता रहे थे कि चर्चा के लिए समय होगा तो सारे दल अपने पॉइंट्स रख पाएंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ डेज जब संसद मिलती है वही कम होता जा रहा है, तो न केवल सरकार में जो है उनको अपने बिल, जैसे अगर आप इस सदन में जितने लिस्ट ऑफ बिजनेस के बिल्स देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण बिल्स हैं देश के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। नहीं, तो फिर इसका तो मतलब यही है ना जयराज कि आप उसको पैसे में नहीं तौल सकते। जी, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा बड़ा लॉस ये हो रहा है कि जनता के जो मसले हैं वो जनप्रतिनिधि संसद में नहीं उठा पा। That would be a better way of बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही आपने जी। बहुत शुक्रिया आपका जयराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से जयराज पांड्या हमारे साथ जुड़े थे और बड़े अच्छे से उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसको कैसे आगे देखना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल, यहाँ पर अपराजिता जी क्या आता है, पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स की हम बात कर रहे हैं, आप उसी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उसी पार्लियामेंट में आप कभी विपक्ष में भी रही होंगी, तो क्या उस समय अगर आपको दिशाहीन इस तरह से कहा जाता, या दिशाहीन तो चलिए ठीक है, फिर उसके बाद आप जिस तरह से तुलना इंडिया की कर रहे हैं पीएफआई से, जिस तरह से आप तुलना कर रहे हैं उसकी मुजाहिदीन से, क्या आपको लगता नहीं कि ये विमर्श थोड़ा और ऊपर स्तर पे आना चाहिए था? मुझे लगता है देश की जनता उपलब्धि कर रही है कि आज जो विपक्ष है वह निश्चित तौर पर भारत के विकास का विरोधी है, और इसलिए हम इंडियन मुजाहिदीन कह रहे हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ इनकी तुलना कर रहे हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जो जवानों की वीरता पर सवाल उठाते हैं, आर्मी चीफ को गुंडा कहते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न उठाते हैं। और इन्होंने कहा कि हम धारा 370 को फिर से ले आएंगे, पाकिस्तान जाकर देश के प्रधानमंत्री को हटाने की बात करते हैं। अपराजिता जी देखिए, अपराजिता जी जब आप ये कह रही हैं तो आप ये भी तो देखिए कि मणिपुर में करगिल के उस वीर की परिवार की हत्या कर दी जाती है, जिसने करगिल में अपने प्राणों की वहां पर दांव पर लगा दिया देश के लिए। मैं मणिपुर पर भी आ रही हूँ और उसी मणिपुर पर तो चर्चा के लिए बोल रहे हैं। देखिए, तो इनका जो चरित्र है वो पूरे देश को नजर आ रहा है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, वर्तमान परिस्थिति में किसका चरित्र नजर आ रहा है को देखकर बातचीत करें। अगर मणिपुर के मुद्दे पर किसका चरित्र नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि सरकार, मैं बोल रही हूँ, सरकार अपनी बात रखना चाहती है, सरकार सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहती है। ये मणिपुर के विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये चर्चा से भाग रहे हैं। कौन नहीं ले रहा मणिपुर के विषय को गंभीरता से? जो मुझे समझ में आ रहा है, विपक्षी दल बातचीत नहीं कर रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे, तो उनको इंडियन मुजाहिदीन कह दिया जाएगा। इसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए, पहली
पहली बात, बिल्कुल अगर देश के विकास में अवरोध पैदा करेंगे, अगर पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन के साथ इनकी तुलना की जाएगी और पीएफआई के साथ तुलना की जाएगी। हम लोग शायद लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था तो हम एक डेमोक्रेसी में थे, और इसलिए हम एक डेमोक्रेसी में थे, और लोकतंत्र में शायद हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपनी बातें रख सकें। जो विपक्षी हो उसको हम आतंकी कह दें? किसने मना किया? किसने मना किया? लेकिन शांति के साथ अगर संसद में जो सहमत नहीं है उसको आपने इंडियन मुजाहिदीन कह दिया। इनकी बात सुनने का मना नहीं किया, ये बोले जो बोलना है ये बोले, और हम वी आर एंटाइटल्ड टू आवर ओपिनियन। हमें जो कहना हम निश्चित तौर पर कहेंगे, जो झलकता है वो निश्चित तौर पर बोला जाएगा। और मैं कह दूं, मुझे बस 30 सेकंड की मोहलत दें। देखिए, ऐसा समझ में आ रहा है कि दो कारण हैं, ये भागते हैं चर्चा से, मणिपुर के इशू को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पहली बात, अगर चर्चा हो गई तो कल से ये अखबार की सुर्खियों में ये आएंगे नहीं, पहली बात, और आपके टीवी चैनल में इन पर डिबेट भी ख़त्म हो जाएगा। ये विपक्षी दल को डर है, इनकी सार्थकता का सवाल है। दूसरा मैं कह दूँ, बड़ी बात ये होती है कि कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है कि राजस्थान की बात न कर दे बीजेपी, कहीं छत्तीसगढ़ की बात न करने, कहीं टीएमसी को डर है पश्चिम बंगाल की बात हम न कर लें, और इसी की वजह से ये चर्चा से भाग रहे हैं। बार बार हम इस बात को कहेंगे। देखिए अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, उसी समय गृह मंत्री अमित शाह का एक लेटर आया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अधीर रंजन जी को, और वो चिट्ठी यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं आपको ये देखिए, ये चिट्ठी है मेरे पास, ये वो चिट्ठी है जो मेरे पास आई है। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी ने ये लेटर लिखा है अधीर रंजन चौधरी को, और उन्होंने कहा है ये लेटर देखिए, दिखाइए पीछे आज, ये लेटर देखिए, ये वो लेटर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये चिट्ठी यहाँ पर अभी जो आई है, और इसमें वो क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें वो कह रहे हैं कि मैं आपको ये पत्र लोकसभा में मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा के लिए आपके सहयोग मांगने के लिए लिख रहा हूँ। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में लोकसभा का विशेष स्थान है। हमारा देश जो लोकतंत्र की जननी और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सदन है जो उनकी आशाओं, आकांक्षाओं, समस्याओं और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करता है। और जो इसका वो ऑपरेटिव पार्ट है, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष की मांग है कि सरकार द्वारा मणिपुर पर स्टेटमेंट हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि संपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसमें सभी दलों का साथ अपेक्षित है। मेरी आपके माध्यम से समग्र विपक्षी दलों से यह विनती है कि अच्छे वातावरण में आप चर्चा के लिए साथ आगे आएं। मैं आपसे सभी संसद सदस्यों से और राजनीतिक दलों से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर लोकसभा की पवित्रता बनाए रखने के लिए एकजुट होने और इसके निरंतर कामकाज में योगदान देने का आग्रह पूर्वक अनुरोध करता हूं। लोगों के जनादेश के प्रतिनिधि के रूप में यह हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों के हितों की सेवा करें और इसके अलावा अपने महान राष्ट्र की बेहतरी के लिए सामूहिक रूप से काम करें। मैं एक मजबूत भारत के निर्माण की हमारी साझा प्रतिबद्धता में आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया और सहयोग की आशा करता हूं। चलिए देखिए, ये तो अमित शाह ने जो चिट्ठी लिखी है, अब क्या इस पर विपक्षी दल मानेंगे? क्या विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया इस पर उनकी अपील स्वीकार करेगा, नहीं करेगा, ये तो हम देखना होगा। लेकिन अब आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और जाते जाते जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं कि विपक्ष और पक्ष में किस तरह से एक मधुर संबंध होना चाहिए, तर्कों के साथ बहस होनी चाहिए और वो मनभेद नहीं होना चाहिए, उसका मैं एक छोटा सा यहां पर आपको उदाहरण दिखाना चाहता हूं। आज ही राज्यसभा में इसका एक उदाहरण सामने आया, और वो आया जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन दोनों के बीच कैसे एक वहां पर छोटा सा संवाद हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, जो मैं नोटिस दिया था 267 पे, उस 50 में मेरा तीसरा नंबर है सर। वो टाइम से होता है सर, अदरवाइज यू आर नंबर 1 इन माय हार्ट। You are number 1 in my heart. I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. No, the heartless people, sir, well, helping them. Once again, for a change, leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always move like this.
this. You never see Sir, this side. I So can- your heart goes that Sir, side only. I can never score a point because you have a huge experience. I don't think anyone in the house can match it. No, okay, sir. Thank you for your good Sir, words. sir,